घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। बगावत के कमल खिलते हैं दिल के सूखे दरिया में, मैं जब भी देखता हूं आंख बच्चों की पनीली है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पैरों से जमीन खिसकने वाली है, ऐसे अनुमान काफी पहले से लगाए जा रहे हैं। खासकर यूपी में तो पहले चरण के बाद से ही बीजेपी की हार की भविष्यवाणी होने लगी। खैर 10 मार्च को रिजल्ट है तो पता चल ही जाएगा कि बीजेपी को लेकर जो भविष्यवाणियां हो रही हैं और जनता के बीच जो नाराजगी इस बार बीजेपी को लेकर देखी गई है, वो बीजेपी की हार का कारण बनती है या नहीं। लेकिन इस वक्त देश से विदेशों तक बीजेपी की जो बेइज्जती हो रही है, उस पर पार्टी के दिग्गजों को जरूर विचार करना चाहिए कि क्या इसी दिन के लिए सालों साल इतनी मेहनत की गई थी। बीजेपी को तो चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कहा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रखर वक्ता और उनका साथ देते लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बीजेपी का चेहरा बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे बुद्धिमान लोगों से बीजेपी की पहचान हुआ करती थी। जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो आप याद कीजिए कि कितने किस्से सुनने मिले जब विदेश में किसी को मदद की जरूरत हुई और उस बारे में एक ट्वीट होते ही सुषमा स्वराज ने मदद पहुंचा दी। और अब आलम यह है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय युवा सोशल मीडिया पर मदद के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी जान को खतरा बताते हुए मदद की गुहार भारत सरकार से लगा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी में डमरू बजाने में लगे हैं। हजारों भारतीय छात्रों में से कुछ 100 छात्रों को देश वापस लाया भी गया है, तो उनसे भी भारत माता की जय के साथ मोदी जी के नाम के जयकारे लगवाने की कोशिश की गई, मगर छात्रों ने भी चिड़िया उड़ी या कुक्को ले गई के खेल की तरह केवल भारत माता की जय के नारे लगाए और मोदी जी जिंदाबाद के नाम पर चुप्पी साध ली। 7 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी इस बेइज्जती का सामना करेगी, ये उनके दिग्गजों ने कभी सोचा नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह भी है दोस्तों कि आखिर बीजेपी के ऐसे दिन आए क्यों? क्या बीजेपी ने सत्ता सुख पाने के लिए उस पर जनता को ही किनारे कर दिया, जिनसे उसे एक नहीं 2 बार भारी बहुमत से जीत मिली, सरकार बनाई जिनके भरोसे? क्या पीएम मोदी बार बार ये बात भूल जाते हैं कि वो एक ऐसे ओहदे पर हैं जहां उन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सारे देशवासियों का ख्याल रखना है? क्या आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद की गरिमा छोड़कर बीजेपी के प्रचारक की तरह काम करते हैं, जबकि देश को इस वक्त एक ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश को आगे ले जाए? तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्यों बीजेपी की छवि को लग रहा है धक्का, और यह भी देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र अब किस हाल में है। लेकिन उससे पहले यह देखते हैं कि क्या प्रियंका गांधी ने नमक के बयान पर मोदी जी को इस तरह घेरा कि वो अपना बयान बदलने को मजबूर हो गए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मोदी जी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि एक वीडियो देखा जिसमें एक वृद्धा कह रही है कि मोदी का नमक खाया है तो धोखा नहीं देंगे। मोदी जी ने तो सोचा होगा कि इस बात से वो अपने लिए थोड़ी और तालियां पिटवा लेंगे, लोग उनकी वाहवाही करते हुए नमक का कर्ज अदा करने लगेंगे, यानी वोट बीजेपी को ही देंगे। मगर उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। तमाम विपक्षी नेताओं ने इस बात की निंदा की कि आखिर कोई गरीबों को राशन मुफ्त देने पर उपकार कैसे जता सकता है, क्योंकि ये तो सरकार का फर्ज है। और प्रियंका गांधी ने तो इस बयान पर उन्हें इस तरह घेरा कि अब मोदी जी अपनी बात से पलटते हुए कहने लगे कि आपने नहीं, मैंने आपका नमक खाया है। लेकिन कमान से छूटा हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं ली जा सकती है। इसीलिए मोदी जी के इस बयान का नुकसान बीजेपी को होगा, ये नजर आने लगा है। वैसे भी इस बार के चुनाव में कई विवाद मोदी जी ने इस तरह खड़े किए जिसका नुकसान विपक्षियों को होने की जगह बीजेपी को ही होता दिखा। आप याद कीजिए कि पंजाब में किसानों के विरोध को कैसे मोदी जी ने अपनी जान को खतरे की तरह दिखाया था और कहा था कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा लौट गया। मोदी जी ने सोचा होगा कि इस तरह वे सहानुभूति बटोर लेंगे, लेकिन लोगों ने उल्टा सवाल कर लिया कि आखिर लोकतंत्र में विरोध से डर क्यों रहे हैं पीएम। अभी पिछले दिनों बंगाल के सीएम ममता बनर्जी वाराणसी गईं तो वहां उनका भी विरोध हुआ। उन्हें काले झंडे दिखाए गए, लेकिन वो शांति से इस विरोध का सामना करती रहीं, बीच में वापस नहीं आई और न ये कहा कि मैं जिंदा लौट आई। तो ममता बनर्जी ने तो वाराणसी में ये ऐलान भी कर दिया कि वो भाजपा को हराएंगी।
पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी उनसे मात खा ही चुकी है और यूपी में अखिलेश यादव के लिए प्रचार करके ममता बनर्जी ने ये इशारा तो कर ही दिया है कि यूपी में भी बंगाल की तरह खेला होने वाला है। शायद इसी वजह से मोदी जी को अब 7वें चरण में भी पिछड़ने का डर इस तरह सता रहा है कि वो सारे जरूरी काम छोड़कर बीजेपी के प्रचार के लिए वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, हम सब जानते हैं, और यहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा करके उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन बाबा विश्वनाथ की ये ऐतिहासिक नगरी कई तरह की अद्भुत विविधताओं का संगम भी है, इसीलिए यहां केवल हिंदुत्व का एजेंडा काम नहीं आ सकता। जिस काशी में 7 साल पहले घर घर मोदी के नारे बीजेपी ने लगवाए थे, उस नारे को चुनौती देने के लिए अब राजनीति के बाकी दिग्गज भी काशी पहुंच गए हैं। यूपी में 7वें चरण के मतदान के लिए वाराणसी हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, स्मृति ईरानी समेत अनगिनत नेताओं ने वाराणसी का दौरा किया। एक हफ्ते के अंतराल में पीएम मोदी ने वाराणसी में 2 रोड शो किए। इस बार मोदी जी ने भाजपाई भगवा टोपी भी पहन रखी थी। आमतौर पर इस टोपी को बीजेपी कार्यकर्ता पहनते हैं। प्रधानमंत्री को पहली बार इस टोपी में देखा गया। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके जरिए संदेश भेजा जा रहा है कि पार्टी करो या मरो की स्थिति में है, इसीलिए वे घरों से बाहर निकलें। 27 फरवरी के रोड शो में मोदी जी पूरी भव्यता के साथ निकले थे, लेकिन इस बार उनका अंदाज कार्यकर्ताओं वाला था। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में से कुछ के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, किसी के साथ चाय की चुस्की ली, यानी ये दिखाने की कोशिश की कि वे इनमें से ही एक हैं और बीजेपी के तमाम लोगों को इस बार मिलकर जीत हासिल करनी है। 2017 के चुनाव में मोदी जी को अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह कवायद नहीं करनी पड़ी थी, तब उनके नाम का डंका बजता था। आज अपने आप को साबित करने के लिए मोदी जी को डमरू बजाना पड़ा, लेकिन इस बार हालात ऐसे नहीं हैं कि मदारी के डमरू के आगे जनता जमूरे की तरह बन जाए और अपने उस्ताद के सारे हुक्म माने। इस बार जनता रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर परेशान है। कोरोना काल की त्रासदियां जनता भूली नहीं है और अब यूक्रेन से बच्चों की गुहार सुनकर जनता परेशान है। तो वाराणसी की जनता ने देखा है कि उसकी परेशानियों में मोदी जी उसके साथ खड़े नहीं रहे। काशी क्योटो तो नहीं बन पाया, लेकिन उसकी जो खास पहचान है यानी बाबा विश्वनाथ का मंदिर, वहां भी कॉरिडोर बनवा करके धर्म को व्यापार से जोड़ दिया गया है। इस बात से बहुत से लोगों को नाराजगी है और जनता की नाराजगी के गर्म लोहे पर चोट करने के लिए विपक्षी दलों के नेता भी पिछले दिनों काशी पहुंचे। प्रियंका गांधी के रोड शो में भी भीड़ उमड़ी और अखिलेश यादव के रोड शो में भी। अब ये भीड़ किसके लिए वोट में तब्दील होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। महाभारत की अंतिम लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी और यूपी की अंतिम लड़ाई में वाराणसी कुरुक्षेत्र की तरह बन गया है। 3 से लेकर 5 मार्च तक यहां दिग्गजों का जमावड़ा रहा। वाराणसी में इस बार सर्वाधिक चर्चा में है शहर दक्षिणी विधानसभा सीट, क्योंकि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर इसी क्षेत्र में आता है। लेकिन यहां बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी को सपा के युवा नेता किशन दीक्षित से कड़ी चुनौती मिल रही है। शहरी इलाके की तीनों सीटों पर अल्पसंख्यक के अलावा बंगाली मतदाताओं की बहुतायत है, इसीलिए अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी ने यहां प्रचार किया। वहीं पिंडरा सीट से अजय राय और कैंट सीट से राजेश मिश्रा को जिताने के लिए प्रियंका गांधी भी जुटी हुई हैं और उनका साथ देने राहुल गांधी भी पहुंचे। वाराणसी में मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसीलिए स्मृति ईरानी का यहां से कोई सीधा ताल्लुक न होने के बावजूद वो भी वाराणसी पहुंची। सवाल ये है कि बीजेपी ने पूर्वांचल के दिग्गज केंद्रीय नेताओं की जगह स्मृति ईरानी को वाराणसी क्यों भेजा। खैर, 4 तारीख को उजाले में मोदी जी का रोड शो निकला तो रात के अंधेरे में रोड शो करके अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया। बनारस की सुबह प्रसिद्ध है और रात को रोड शो निकालने वाले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि काशी की रात का ये ऐतिहासिक सफर राजनीतिक चेतना की एक नई सुबह बनारस की ओर ले जाएगा। अखिलेश के रोड शो में तमाम व्यापारी और बुनकर संगठन अपने बैनर पोस्टर के साथ थे। वहीं बीएचयू के छात्र और ओबीसी संगठनों से जुड़े लोगों ने भी रोड शो में भागीदारी की। इससे पहले प्रियंका गांधी के रोड शो में भी भारी भीड़ दिखाई दी, हालांकि उसमें भव्यता नहीं दिखी, आम लोग अधिक दिखे और यही कांग्रेस की ताकत भी है। दरअसल बीजेपी केंद्र और राज्य की सत्ता में है, लिहाजा उसके रोड शो में तामझाम दिखना लाजिमी है, मगर बिना किसी सत्ता के कांग्रेस ने जो ताकत दिखाई है उससे बीजेपी के माथे पर बल पड़ गए हैं।
खैर, अब तो 10 तारीख को नतीजे बता देंगे कि किसके रोड शो में वाकई जनता समर्थन के लिए पहुंची थी और कौन भीड़ से ठगा गया। वैसे इस वक्त यूक्रेन में फंसे बच्चे और उनके मां बाप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो ये मानकर चलते थे कि उनकी मदद के लिए भारत सरकार हमेशा मौजूद रहेगी। सरकार ने समय पर बच्चों की मदद तो नहीं की, लेकिन अपने लिए प्रचार का इंतजाम जरूर कर लिया। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र अलग अलग शहरों में पढ़ रहे थे, जिन्हें युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत लौटाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार पूरी नहीं कर पाई। इसी तरह की लापरवाही कोरोना की रोकथाम में हुई थी, क्योंकि चुनाव सामने थे। इस बार भी हाल वैसा ही रहा। युद्ध की आशंका के बावजूद सरकार इस तरफ से बेपरवाह रही कि अगर जंग छिड़ी तो भारतीय छात्रों का क्या होगा। एम्बेसी की तरफ से पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को जारी की गई थी। उसकी भाषा भी ऐसी थी कि जिनको यूक्रेन में रुकने की जरूरत न हो वो भारत वापस आ जाएं। इस भाषा से हालात की गंभीरता का अनुमान लोग नहीं लगा पाए। जबकि दूसरी एडवाइजरी 2 मार्च को जारी हुई। उसमें खार्किव शहर में रहने वाले लोगों को तुरंत शहर छोड़ने की सलाह देते हुए कहा गया कि वे रेल या बस लेकर 11 किलोमीटर दूर पिसोचिन, 12 किलोमीटर दूर बाबई या 16 किलोमीटर दूर बेजल्यूदविका पहुंच जाएं और कोई साधन न मिले तो पैदल ही चले जाएं। जिस जगह लगातार बमों, मिसाइलों और गोलियों से हमले हो रहे हों, वहां साधारण नागरिक -4-5 डिग्री में किस तरह एक शहर से दूसरे शहर पहुंचे, ये गंभीर सवाल हैं। लेकिन इस सवाल पर सोचने की जगह मोदी सरकार जो छात्र यूक्रेन की सीमा पार करके पोलैंड या रोमानिया पहुंच रहे हैं, वहां से उन्हें विमानों में वापस भेजकर अपने लिए तालियों का इंतजाम कर रही है। 4 केंद्रीय मंत्री इस वक्त इस ड्यूटी पर लगा दिए गए हैं और जो विमान छात्रों को लेकर दिल्ली या मुंबई पहुंच रहे हैं, वहां कैमरों के साथ कुछ केंद्रीय मंत्री विमान के भीतर जाकर विद्यार्थियों का स्वागत कर रहे हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी ने अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में विद्यार्थियों का स्वागत किया, मानो वो इंडियाज गॉट टैलेंट शो में हिस्सा ले रही हैं। खैर, अब जो बच्चे यूक्रेन से लौटे हैं उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में कौन से संस्थानों में उनकी पढ़ाई जारी रह सकेगी और उसकी कीमत क्या होगी, नियम या शर्तें क्या होंगी और बाकी बचे छात्र किस तरह भारत वापस आएंगे, ये भी चिंता का विषय है। सरकार चुनावों से फुर्सत पाकर जब तक इन सवालों पर विचार करेगी, तब तक हजारों बच्चे किस तरह रहेंगे कुछ नहीं पता। तो बच्चों के भविष्य पर संकट दिख रहा है और चुनावों के बाद देशवासियों को भी महंगाई के संकट का सामना करना पड़ सकता है। अंदेशा हो रहा है कि जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, सरकार अर्थव्यवस्था संभालने के नाम पर जनता से वसूली अभियान शुरू कर देगी। खुदरा महंगाई दर जो है पहले ही बढ़ चुकी है और ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन के सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग में भारत 192 देशों की लिस्ट में पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान नीचे फिसल करके 120वें स्थान पर आ गया है। भारत ने 100 में से कुल 66 अंक ही हासिल किए हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा हासिल करने, लैंगिक समानता, लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा है। ये रिपोर्ट सच का आईना दिखा रही है। मगर मोदी जी चुनावी सभा में भारत का सामर्थ्य लोगों को बता रहे हैं और बड़ी चतुराई से महंगाई का करंट जनता को लगाया जा रहा है। महंगाई के झटके लगने की शुरुआत 1 मार्च से हो गई। अमूल दूध की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ गई हैं और जल्द ही बाकी कंपनियां भी दाम बढ़ा ही देंगी। कमर्शियल रसोई गैस यानी 19 किलोग्राम और 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम भी 10 मार्च के बाद बढ़ ही जाएंगे, ये अंदेशा अभी से होने लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के करीब जा पहुंची है। अभी तो चुनाव के कारण दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन जैसे 2 मई को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आए थे और उसके बाद तेल की कीमतें बढ़ते बढ़ते 100 रुपए तक पहुंच गई थी, वही डर इस बार भी लग रहा है। लेकिन जनता को ध्यान देना होगा कि जब आपकी जेब पर महंगाई सेंध लगा रही थी, उस वक्त देश के ही 2 उद्योगपतियों में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने की होड़ लगी हुई थी। इस प्रतियोगिता में गौतम अडानी ने फिलहाल बाजी मार ली है। फोर्ब्स के
मुताबिक साल 2017 में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 5 अरब 80 करोड़ डॉलर थी और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 250वें नंबर पर थे। लेकिन अब यानी 2022 में 89 अरब 60 करोड़ डॉलर के साथ वे दुनिया के पहले 10 अमीरों में शामिल हो चुके हैं। 5 सालों में उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई है और इन्हीं 5 सालों में आम आदमी की तकलीफें भी कई गुना बढ़ गई हैं। तो जनता को नमक का कर्ज याद दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने फर्ज की याद नहीं रही। कहां तो वादा था अच्छे दिनों का, महंगाई को दूर भगाने का, हर साल 2 करोड़ रोजगार का, हर एक खाते में 15-15 लाख का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, अपनी सीमाओं की सुरक्षा का। और कहां आज हाल ऐसे हो गए हैं कि आम आदमी पाई पाई का मोहताज हो रहा है। गरीबी पहले भी थी, लेकिन गरीबी का इस तरह राजनीतिक तमाशा नहीं बनाया जाता था। लोगों के पास अपनी बात कहने के मौके थे, उस पर सरकारी पाबंदियां नहीं लगती थीं। विपक्षी दलों के साथ चुनाव जीतने की होड़ लगती थी, लेकिन इस तरह विपक्षियों के लिए नफरत का माहौल नहीं था। विदेशों में पहले भी बच्चे पढ़ने जाते थे, लोग रोजगार के लिए जाते थे, मगर वहां संकट के वक्त उन्हें अकेले नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है और सरकार चाहती है कि इस बदलाव को लोग चुपचाप स्वीकार करें, कोई शिकायत न करें। लेकिन लोकतंत्र में क्या ये मुमकिन है? खैर, महान शायर शाकिब जलानी ने ठीक ही फरमाया है कि रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में, रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में, इतना न तेज कीजिए ढोलक की थाप को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।